नमस्कार दोस्तों, मैं रचना मिश्रा आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ एक और कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है हारसिंगार। हारसिंगार लकी राजीव जी की एक बहुत ही अनोखी कहानी है, जिसमें समाज के एक ऐसे वर्ग को प्रस्तुत किया गया है जिसको लेकर बहुत सी बातें होती रहती हैं, बहुत सी चर्चाएं होती रहती हैं। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को और आनंद लेते हैं इसका। लकी राजीव जी की कहानी का जो नायक है अमर, वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है और एक दिन वो अपने घर आता है। तो जब वो घर में आता है तो हमेशा की तरह वो अपनी भाभी और अम्मा को बरामदे में बैठा हुआ उसका इंतज़ार करते हुए पाता है। जैसे ही वो पैरों को छूता है अपनी भाभी और अम्मा के, तो उसे खूब सारा आशीष मिलता है और उस आशीष में ये शब्द भी होते हैं, खूब बड़े हो जाओ, जीते रहो, कभी तुम्हें कोई दुख ना मिले। बेचारी अम्मा जब ये शब्द अपने मुंह से निकालती हैं, तुम्हें कोई दुख ना मिले, तो वास्तव में वो बड़ी दुखी हो जाती हैं। अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नाक और आँख को पोंछते हुए वो दुखी होकर अमर से कहती हैं, बहुत गलत हुआ बेचारे रज्जन के साथ। पता है अमर, रज्जन भाग गया। अमर एकदम शांत हो जाता है, कहता है, क्या हुआ अम्मा, वो भाग क्यों गया? उसकी तो शादी हुई थी। वही तो, एक अपंग लड़की के साथ उसका रिश्ता कर दिया गया और बेचारे को कुछ ना बताया गया। तुरंत भाभी बीच में बोलती है, हाँ, उसका बायां हाथ एकदम खराब है, ना ही तो हिलता है ना ही कोई काम करता है, बस इतना सा उठता है, इतना सा। अपनी भाभी के मुंह से ये शब्द सुनकर वो बहुत ही परेशान था। मन ही मन सोचने लगा कि किसी इंसान के बारे में बात की जा रही है या फिर किसी खिलौने के दोष को प्रकट किया जा रहा है। कैसा है ये मानव चरित्र, मैं नहीं समझ सकता इसे। थोड़ी देर बाद उसके बड़े भाई आते हैं और उसे छत पर ले जाते हैं। उनकी वही पुरानी आदत, पीने वाली। छत पर बैठकर बड़े आराम से वो बोतल निकालते हैं और अमर से भी आग्रह करते हैं, लेकिन अमर को ये सब बिल्कुल पसंद ना था। अमर से बात करते हुए उनके बड़े भैया फिर से रज्जन का विषय छेड़ देते हैं। अम्मा ने तो बताया ही होगा तुम्हें रज्जन के बारे में। हाँ भैया, बताया तो है। अमर सोचने लगता है अपने पुराने दिनों को कि ये पड़ोस तो ज़रूर है, लेकिन हम लोग कैसे एक साथ तीनों लोग पढ़ लिख कर बड़े हुए। रज्जन थोड़ा कमज़ोर था, शरारती भी था और हम दोनों परिवारों में इतना मेल था कि लोग यही सोचते थे कि ये पड़ोसी नहीं, एक ही परिवार है। जहाँ अम्मा से ये कहा जाता था कि तुम्हारा मंझला लड़का बहुत शैतान है, तो अम्मा यही कहती थी, हाँ वो है तो मेरा जैसा ही, लेकिन वो पड़ोस के घर का बच्चा है। आज रज्जन ने ये क्या कर दिया? वो बड़ा परेशान था। फिर वो यही सोचते सोचते भैया से कहता है कि भैया, रज्जन ने सही नहीं किया। वो फिर से बोतल खोलते हुए और गिलास को अपने मुंह से लगाते हुए अमर से कहता है, क्यों, तुमको कुछ पता भी है? वो लड़की लूली है और लूली लड़की को उसके मत्थे मर दिया गया। अब वो क्या करता बेचारा, भाग गया घर छोड़कर। मेरी उससे बात हुई है, वो अपने एक दोस्त के घर में है और ठीक भी है। कह रहा था या तो कार दें या फिर तलाक कर दें हमारा। ये सारी बातें सुनकर अमर बहुत ही परेशान हुआ और बार बार ये बात अपने भाई से कहने लगा कि रज्जन ने बिल्कुल सही नहीं किया। अपनी पत्नी को छोड़कर वो चला गया। उसे क्या सारी बातें पता न थीं? होंगी पता या ना होंगी पता, लेकिन लूली लड़की के साथ तो कोई जीवन नहीं बिता सकता ना। जा, मुझसे ज़्यादा बहस ना कर, खाना खा ले जाकर। चूँकि पड़ोस में जहाँ पर रज्जन रहता था, वो परिवार और अमर का परिवार बहुत ही करीबी परिवार थे
और उनकी छत और उनका घर दोनों ही मिले हुए थे। वो अपनी छत की सीढ़ियों से फांद कर उधर रज्जन के घर में पहुंच जाता है। वहाँ रज्जन के पिताजी हैं, जिन्हें वो ताऊ जी कहता है। उनके चरण स्पर्श करते हुए रज्जन से की बात करते हुए अमर कहता है कि ताऊ जी, मैं शादी में ना आ पाया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ताऊ जी बेचारे उदास हो जाते हैं, कहते हैं कैसी शादी अमर, तूने सब कुछ जान तो लिया ही होगा ना रज्जन के बारे में। घर छोड़कर चला गया है, मैंने इतनी अच्छी लड़की से शादी करी, बिल्कुल रज्जन उसके लायक नहीं। कहाँ वो इतनी पढ़ी लिखी और सुंदर सुशील, और कहाँ रज्जन। फिर भी मांग कर रहा है कार की और कहता है कि मैं घर ना आऊँगा, या तो मुझे कार दो या फिर तलाक। बैठो अमर, मैं नई बहू से तुम्हें मिलवाता हूँ। अमर के मना करने से पहले ही उन्होंने बहू को आवाज़ दी। बहू आती है, नई बहू, उसके पायल की खनक पूरे घर में खनक रही थी। अमर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ताऊ जी अमर को और अपनी बहू को परिचित कराते हैं। परिचय की इस जंजीर में दो अनजान रिश्ते जुड़ जाते हैं। वो अपनी बहू का नाम बताते हुए कहते हैं, इसका नाम शिवली है अमर। अमर मन ही मन सोचता है, शिवली, शिवली का अर्थ तो हर श्रृंगार होता है। वो नमस्ते करता है और शिवली भी उससे नमस्ते करती है। फिर अमर इस माहौल में वहाँ थोड़ी देर भी नहीं रुक पाता और अपने घर की तरफ चल देता है। और मन ही मन में वो सोचता है कि क्या हर श्रृंगार के पत्ते और फूल क्या सदैव ज़मीन पर गिरने के लिए होते हैं। यही सोचते सोचते वो अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन जब वो छत पर खड़ा होता है तो शिवली दौड़ते दौड़ते आती है और कहती है, मेरा एक कटोरा गिर गया है, आप क्या उसे उठा देंगे। अमर दौड़कर उस कटोरे को उठाता है और शिवली को देते हुए कहता है, इसमें मिट्टी लग गई है। शिवली कहती, हाँ, इसे फिर से धोना पड़ेगा। वो घर की छत के ऊपर कपड़े भी फैला रही होती है तो अमर की नज़र उसके हाथ पर जाती है। हाथ थोड़ा ही उठ पा रहा था और वो इस धैर्य की मूर्ति को बड़े ध्यान से देख रहा था। सोच रहा था ये लड़की यहाँ कैसे जीवन काट रही है। अमर को टोकते हुए शिवली खुद बोल देती है कि बापूजी ने मुझे बताया कि आपने बैंक के पीओ का एग्ज़ाम पास किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अमर भी उसे थैंक यू कहते हुए ये बात छेड़ देता है, आप भी तो सुना है अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, क्या किया है आपने। शिवली का मन खुश हो जाता है इस तरह की बात को सुनकर। बड़े दिनों बाद किसी ने उससे इस प्रकार से बात करी थी। शिवली तुरंत कहती है, मैंने हिंदी में एमए किया है, आगे मैं रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी करा दी गई। शादी के नाम से उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। अमर ये सारी बातें देख रहा था। फिर क्या था, फिर अमर जब छत पर आता तो शिवली से उसकी मुलाकात होती और बात भी। अब तो अमर को ऐसा लगने लगा कि उसका दिन ही पूरा नहीं होता था छत पर आने के सिवा। शिवली ने उसे बताया कि उसका हिंदी की पुस्तकें पढ़ने का मन होता है, तो अमर का भी रुझान था हिंदी विषय में, तो उसने अपनी सारी पुस्तकें शिवली को लाकर दे दी। उस दिन जब पुस्तक लाकर वो शिवली को दे रहा था, तब बातों बातों ही में उसने कहा कि आपका नाम बहुत सुंदर है। वो फूट फूट कर रोने लगी। शिवली कहने लगी, ना जाने किसने मेरा ये नाम रख दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अमर कहता है, क्यों, आपको पता है हर श्रृंगार के अपने बहुत से औषधीय गुण भी होते हैं और आपके नाम का अर्थ तो हर श्रृंगार है। शिवली का मन प्रसन्नित हो उठा, वो खुश हो गई। उसने इससे पहले अपने नाम को सिर्फ तुकबंदी में सुना था,
जो कि हंसी मजाक के लिए था। वो कहती है कि स्कूल और कॉलेज में मेरे नाम को शिवली और लूली से जोड़ा जाता था। आज आपने इसे हर श्रृंगार कहकर मेरा रोम रोम प्रसन्न कर दिया। अमर जान नहीं पा रहा था कि वो शिवली के इतने करीब कैसे आ रहा है। वो उसे क्यों छत पर आने का इंतज़ार रहता है। उसने सोचा कि वो सारी बातें अपने भैया को बता देगा, अपने भैया से बात करेगा इस विषय में। जब वो भैया का रात में इंतज़ार कर रहा होता है दुकान से वापस आने का, तो जब वो छत पर जाता है तो सिर्फ उसे बोतल दिखाई देती है, पर भैया नहीं मिलते। उसे लगता है कि शायद भैया आकर जा चुके हैं। वो सो जाता है। जब सुबह उसकी आँख भी नहीं खुली होती तो एक अजीब सा शोर उसे सुनाई देता है। ताऊ जी और भैया के बीच में बहस हो रही होती है। भैया कस के चिल्ला रहे होते हैं कि आपका दिमाग तो सही है ताऊ जी, आप मेरे ऊपर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं। भैया की इस तेज आवाज़ के स्वर ने अमर को जगा दिया। अमर बाहर आता है, ताऊ जी और शिवली को वहाँ पाता है। जैसे ही अमर बाहर आता है और कारण पूछता है समस्या का, तो उसके बड़े भाई कहते हैं, देख रहे हो, खुद का पति तो छोड़कर चला गया और मेरे ऊपर आरोप लगा रही है कि मैं छत पर गया था इससे मिलने। शिवली चुपचाप खड़ी थी। उसका भाई अमर बड़े भाई को अंदर लेकर आता है और वो कहता है, भैया सब कुछ सच सच बता दीजिए। कल मैं भी जब रात में आया था तब आप छत पर नहीं थे। क्या था ये बिल्कुल सच बता दीजिए। सब बिल्कुल पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। एक के बाद एक विस्फोट होने की तैयारी में थे। अमर अपने बड़े भाई से कहता है, भैया सब कुछ बता दीजिए। मैं जानता हूँ कि कल रात क्या हुआ था और ये आप भी जानते हैं। वहाँ अम्मा बेहोशी की हालत में आ जाती हैं। वो कहती हैं कि एक ऐसी औरत को लेकर दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है जिसे कोई जानता भी नहीं। तुरंत बड़े भैया कहते हैं, अरे अम्मा ऐसा मत बोलो, दोनों तोता मैना की तरह रोज छत पर खड़े होकर बात करते हैं, पूरा मोहल्ला जानता है इस बात को, तभी तो ये जनाब इतना बोल रहे हैं। वो बाहर आता है और तुरंत शिवली को फ़ोन मिला देता है। वो शिवली से कहता है, बस मेरे प्रश्नों के उत्तर देती जाना शिवली। शिवली कहती है, पूछिए। वो कहता है कि शिवली क्या तुम भी अपने आप को अपंग समझती हो। शिवली कहती है कि मैं बचपन से तो मेरे मन में यही भरा गया, लेकिन यहाँ आकर जब मैंने आपसे बात करनी शुरू करी तो मेरी ये कुंठा दूर हो गई कि शिवली का अर्थ कुछ और है। वो कहता है कि शिवली क्या अपने जीवन को तुम आगे बढ़ाना चाहती हो। शिवली कहती है, अब क्या होगा क्या नहीं ये तो कल ही पता चलेगा, शायद मैं कल चली भी जाऊं। अमर उसको टोकते हुए कहता है, शिवली मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, मैंने पूछा क्या तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहती हो। शिवली निरुत्तर हो गई। शिवली कहती है, बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि मेरे ऊपर लगे हुए इस कलंक को मिटा दीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। कल जब सब लोग पूछे तो आप मेरे साथ रहिएगा। वो कहता है, मैं तो तुम्हारा साथ हमेशा हमेशा के लिए देने के लिए तैयार हूँ। शिवली कुछ नहीं बोलती और अमर फ़ोन रख देता है। दूसरे दिन सभी लोग होते हैं, अम्मा, भाभी, बड़े भैया, अमर, शिवली, शिवली के पिताजी और ताऊ जी। रज्जन बड़े सीने को चौड़ा करके आगे आता है और कहता है, क्यों बूढ़े बाबा, आपने अपनी लूली लड़की को मेरे माथे मढ़ दिया और आप क्या समझते हैं मैं ऐसे ही चुप रहूँगा। उसके बदले में आपको मुआवजा देना पड़ेगा, आपको मुझे कार देनी पड़ेगी। उतने में ही बड़े भैया भी बीच में आकर बोलने लगते हैं, और यही सिखाया है आपने अपनी लड़की को, एक
अच्छे भले इंसान के ऊपर आरोप लगा रही है कि मैं इसकी छत पर आया था इससे मिलने। ये बिल्कुल गलत है। रंजन कहता है, कार दीजिए या फिर 2 दिन में तलाक के पेपर आपके घर में पहुंचा दूं। बेचारे पिताजी कहते हैं कि रंजन, तुम ऐसा कुछ ना करना, कार तुम्हें मिल जाएगी। शिवली और अमर के बीच आंखों आंखों में विश्वास का एक संवाद होता है और शिवली आगे बढ़कर रंजन से प्रश्न पूछती है और कहती है, कैसा मुआवजा? क्या कोई चोरी है कि शादी है जो आपको मुआवजा देना पड़े? शादी के लिए कोई मुआवजा देता है क्या? और क्यों दे मुआवजा आपको? मैं पूछती हूँ कि आप 8वीं पास हैं। जब मेरे पास प्रस्ताव आया कि एक 8वीं पास लड़के के साथ मेरी शादी हो रही है तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन बार बार मेरी अपंगता को मेरे सामने रखा गया, इसलिए मैं तैयार हो गई और उसका ये सिला दिया। कहाँ से हैं आप मेरे बराबर? ना ही तो पढ़े लिखे और ना ही अच्छे चरित्र के। सब लोग चुप थे। एक के बाद एक विस्फोट होते जा रहे थे और डायनामाइट फट गया जब अमर ने कहा कि मैं तैयार हूँ शिवली से शादी करने के लिए। सब लोग धीरे धीरे उठकर चले गए। किसी ने इस विषय पर बात नहीं करी। केवल वहाँ पर शिवली के पिताजी, ताऊ जी, अमर और शिवली थे। शिवली के पिताजी ने अमर के बंधे हुए हाथों को खोलते हुए उसे बहुत आशीर्वाद दिया और ताऊ जी ने भी उसके सर पर हाथ रखा, मानो अमर बातों ही बातों में बहुत कुछ कह गया हो। जब उसने शिवली की तरफ देखा तो उसने संकेत से ये पूछा कि आज हरसिंगार के फूल खिले हैं? तो शिवली ने भी संकेत में उत्तर दिया कि आज हरसिंगार के फूल खिले ही नहीं बल्कि अपनी महक को इतना बिखेर चुके हैं कि उससे पूरी दुनिया ही महक गई। और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। शारीरिक अपंगता क्यों है इतनी बुरी लोगों की नज़रों में? वास्तव में अगर हम अपने विचारों को शुद्ध कर लें, अपने वैचारिक अपंगता को दूर कर लें, अपने चरित्र को अच्छा कर लें, तो इस संसार में चारों तरफ सजीवता ही सजीवता दिखाई देगी। इसी तरह की नई नई कहानियों के साथ आगे हम मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल एक कहानी भूली बिसरी को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी। मैं रचना मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।